नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। हम लोग आज बात करेंगे कि कोरोना वायरस का जो दुष्प्रभाव है वो पूरी दुनिया, देश और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से है। हम लॉकडाउन से कैसे बाहर आएँ और लॉकडाउन से बाहर आने के हमारे पास क्या विकल्प हैं। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी हुई है, देश कितने आर्थिक संकट में है, क्या इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर्स को किसी विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है, क्या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार उस विषय पर कोई काम कर रही है। गरीब, मजदूर, दिहाड़ी कमाने वाले लोग या जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला समुदाय है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। सरकारों के पास लॉकडाउन में तो चले गए हैं हम, लेकिन अब लॉकडाउन से बाहर कैसे आया जाए, इसके बारे में सरकारों की क्या कार्य योजना है, हमें इस विषय पर बात करना होगा। क्योंकि ठीक 5 दिन बाद जब 3 मई आएगी तो ये स्थिति स्पष्ट होगी कि भारत में, उत्तर प्रदेश में हमें लॉकडाउन में भी रहना होगा या लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। आज ताज़ा खबर पंजाब से है, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 17 मई तक पंजाब में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन की अवधि से पंजाब ने अभी अपने को एक्सटेंड कर लिया 2 सप्ताह के लिए, यानी 17 मई तक पंजाब में लॉकडाउन कायम रहेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई थी, अधिकांश का ये मत था कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए। जब हम लॉकडाउन में गए थे तब भारत में 500 भी केसेस नहीं थे। आज जब हम भारत की स्थिति चर्चा करते हैं तब देश में तकरीबन हम 32,000 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक दुख की बात यह है कि भारत में मरने वालों की संख्या 4 डिजिट यानी 1000 पार कर गई है। ये एक चिंताजनक तथ्य है। उत्तर प्रदेश में भी आज 5 लोगों के मरने की खबर है, नए जो मौतें हुई हैं। टोटल संख्या 39 हो गई है और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े 2,200 के ऊपर चले गए हैं। 2200 के आसपास उत्तर प्रदेश के आंकड़े। यानी लॉकडाउन के दौरान भी जब हम संपूर्ण लॉकडाउन में हैं, हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसके बीच हमें ये भी देखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चले, लोगों को भोजन कैसे मिले, रोजगार कैसे चले और लोगों की दिनचर्या कैसे चले या जीवन कैसे चले। हमें इस विषय पर भी ध्यान देना है। एक तरफ हम जन स्वास्थ्य को दांव पर नहीं लगा सकते, वहाँ कोई भी एक गलत फैसला हमारे लोगों की सुरक्षा पर, लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालेगी। लेकिन दूसरे समक्ष हमारी तरफ ये भी चुनौती है कि हम कितने लंबे अवधि तक लॉकडाउन में सस्टेन कर सकते हैं। भारत की, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या इतनी सस्टेनेबल है कि हम इतने लंबे अवधि तक लॉकडाउन में रह पाएँ। हम अपने लोगों को क्या रोजगार दे पाएंगे, क्या काम दे पाएंगे, लोगों का जीवन कैसे चलेगा, इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी। अर्थव्यवस्था को भी हम कंप्लीट लॉकडाउन में नहीं रख सकते, जो कि अभी है। तो हम इससे बाहर कैसे आएंगे, आर्थिक गतिविधियों को कैसे चालू करेंगे, हमारे पास इसकी क्या कार्य योजना है और क्या राज्य और केंद्र की सरकारों के पास कोई डेटा है, कोई एनालिसिस है, कोई रिसर्च है, कोई रिपोर्ट है कि हम किस आधार पर नुकसान हमें कितना हुआ है। विशेष तौर पर छोटे और मझोले उद्योग, जिनको हम MSME कहते हैं, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, जहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है। अब इसका क्या होगा, इनके क्या हालात हैं, स्टार्टअप्स की क्या स्थितियाँ हैं, जो छोटी पूंजी से शुरू किए गए उद्योग थे उनके क्या हालात हैं, हमें इन्हें कैसे शुरू करना है, सरकारों ने क्या करना चाहिए। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हमें इस पर विचार करना होगा धीरे धीरे कि चीज़ों को हम, बिजनेस को ईज करना शुरू करें। लेकिन वो वक्त कब होगा, तब जब हमारे यहाँ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि भारत में 1500 से 2000 के बीच नए केसेस आ रहे हैं। ये एक चिंताजनक तथ्य है, क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ पर ग्रोथ, नंबर ऑफ केसेस की जो इंक्रीज़ है वो लगातार इतनी ज़्यादा हो रही हो। हम टॉप 15 में आ गए हैं और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये टॉप 14, टॉप 10 के बीच आसपास अगले कुछ हफ्तों में भारत रहने वाला है। अब हमने ये देखना है कि हमें नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, हम टेस्ट कितने कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रैपिड टेस्ट फेल हो चुके हैं। अब हमको RT-PCR टेस्ट पे ही केंद्रित रहना है। हमारे सामने 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज कोरोना से लड़ना है, दूसरा चैलेंज आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना है, तीसरा हमने चैलेंज है लोगों को भूखों नहीं रहने देना है, लोगों को कुछ काम देना है। तो ऐसे में हमें बात करनी होगी। किन से बात करनी होगी? इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेस लीडर से, वो जो आर्थिक गतिविधियों के संचालक हैं, वो जो रिटेलर्स हैं, वो जो लेबर हैं, वो जो कंज्यूमर हैं, वो जो कस्टमर हैं, वो जो गवर्नमेंट की व्यवस्था चलाते हैं और वो जो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। हमने ऐसे लोगों से बात करनी होगी, उनके सुझाव लेने होंगे। एक ओपन फोरम पे हमें सबसे बात करनी चाहिए। हमें मीन्स सरकारों को आगे आकर सबसे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम जन स्वास्थ्य से की सुरक्षा से तो लड़ ही रहे हैं,
लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमें साथ साथ किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करना है, सुरक्षा का भी ध्यान देना है, लोगों को काम भी देना है, क्योंकि हम उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है कि कोई हम बहुत झटका झेल पाए। जब अमेरिका जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को, अमेरिका के 4 राज्यों ने यह तय किया है कि वो अपने यहाँ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करेंगे, उन्होंने आज से स्टार्ट भी कर दिया है, तो हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें भी इस पर विचार करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी आर्थिक गतिविधियों को कुछ हिस्सों को शुरू किया है, तो हमें भी सोचना चाहिए कि दुनिया के दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना चाहिए। तो आज मैं चाहता हूं कि यूपी सरकार का कुछ स्टेटमेंट्स आज कुछ आए, आपको पहले सुने, फिर आज मैंने बहुत ही विशिष्ट मेहमानों का पैनल आमंत्रित किया है। एक ओपन फोरम में हम सबसे डिस्कशन करेंगे, सबके अनुभव लेंगे, सबकी राय लेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकारें भी इनकी सुझावों पर अमल करें, इनके आंकड़ों, इनके अनुभव और इनकी सलाह बहुत अमूल्य है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और उस पर अमल में लाएं। तो पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आज के गेस्ट से हम ताल्लुक़ कराएंगे आपका, फिर इस डिबेट को स्टार्ट करेंगे। इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिए कड़ी सजा दिलाने के लिए जो महामारी रोग अधिनियम है, जो एपिडेमिक्स एक्ट है 1897, उसमें संशोधन करने का अध्यादेश लाने का भी निर्णय लिया है। 4000 के आसपास रोज टेस्टिंग हो रही है। कल भी 4071 सैंपल्स टेस्ट किए गए। 3799 सैंपल लैबोरेटरीज को भेजे गए थे। हम लोगों ने जिलों को यह भी कहा है कि वो नंबर्स पर नहीं बल्कि स्मार्ट सैंपलिंग करें। जो सैंपल्स लिए जाने चाहिए उन सैंपल्स को लें। ऑलराइट, मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनीष सिंघवी बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री, सामाजिक शास्त्री हैं, डॉक्टर सूर्यकांत मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, किरण चोपड़ा जी CII के पूर्व चेयरमैन हैं, पंकज कुमार जी नेशनल प्रेसिडेंट हैं IIA के, मेरे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा हैं, और भारत सरकार के फॉर्मर सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के नामी IAS ऑफिसर रहे विजय शंकर पांडे जी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब अपने अमूल्य सुझावों के साथ आज इस कार्यक्रम में आप सब मौजूद हैं। नवीन जी, मैं कार्यक्रम आपसे शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को कि सरकार के पास लॉकडाउन से बाहर आने, हमारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने, लोगों को काम धाम कुछ मुहैया कराने और कोई कार्य योजना आपने वृहद स्तर पर तैयार की कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारे पास काम धंधा रोजगार की क्या स्थिति होगी? देखिए, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आपने चर्चा के शुरू में कहा कि हम एक तरफ जहां कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ 23 करोड़ की आबादी के लोगों के भविष्य में किस प्रकार से उनकी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होना, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है जी। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से लगभग 12 से 15 लाख जो अप्रवासी मजदूर आने वाले हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, उनके लिए भी भविष्य में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार का सृजन किया जाए, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है और हम उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश कोई औद्योगिक राज्य नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था के मूल में जो है वो कृषि है। आज के तारीख में गेहूं की कटाई हो रही है, किसान की गेहूं की खरीद अधिक से अधिक हो, यह हमारी प्रायोरिटी है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार ने 38 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं हम खरीद करें, और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से गेहूं की खरीद से हम अपने बफर स्टॉक को मेंटेन रखें, ताकि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो हम जरूरतमंदों को फ्री में हम राशन भी दे सकें। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है औद्योगिक और MSME की, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हों, औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी हों, या फूड प्रोसेसिंग के मंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये लगातार वेबिनार के माध्यम से जो व्यापारिक संगठन है, चाहे फिक्की हो चाहे एसोचैम हो, इसके माध्यम से उद्योगपतियों से लगातार वार्ता करके उनसे उनके सुझाव ले रहे हैं। कार्य योजना आपके पास है नवीन जी? जी, मैं वही बता रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन 3 को खुलता है या नहीं खुलता है, उसके बाद की परिस्थितियों के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जो 1-2 दिन के अंदर यह रिपोर्ट देने वाली है कि जो मजदूर उत्तर प्रदेश में हैं या जो उत्तर प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए कहां से रोजगार का सृजन होगा। और पहले ही ब्रजेश जी 11 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को शुरू करने की अनुमति दी गई है, जो नगरीय क्षेत्रों के बाहर हो, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पर्याप्त जो
स्वास्थ्य के मानक है उनका ध्यान रखते हुए काम शुरू ओके, करने नवीन की जी। योजना बनाई गई है और मैं काम इस शुरू किया गया है। जी इस डिबेट में विजय शंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। पांडे जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। देखिए, लॉकडाउन में जाना सर एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, और मैं ये मानता हूं कि लॉकडाउन से बाहर आना एक रॉकेट साइंस है और उससे भी जटिल प्रक्रिया है। अब जब कोरोना वायरस का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है, मैंने आपको बताया और आपको बेहतर पता होगा कि जब हम लॉकडाउन में गए थे तब हम पर 500 केस थे पॉजिटिव। आज हम 32,000 के ऊपर पहुंच रहे हैं, 32,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी हमारे पास इस क्षेत्र में, कोरोना वायरस से लड़ने के क्षेत्र में कोई गुड न्यूज़ नहीं है। लॉकडाउन हम कैसे खोलें, कैसे ना खोलें? हम एक विकासशील देश हैं, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि हम बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन रह के अपनी आर्थिक गतिविधियों को बंद रखें। क्या हमने दुनिया के दूसरे मुल्कों से सीखना है, कुछ समझना है? कुछ आंकड़े चाहिए हमें, कुछ विशेषज्ञों की राय चाहिए, हमें लॉकडाउन से कैसे बाहर आना चाहिए? कोई प्लानिंग है या फिर हम सिर्फ बढ़ाए ही जा रहे हैं? ब्रजेश जी, आपने जो शुरुआत में जो अपने जो बात कही उसके दो पहलू हैं। पहला तो ये कि कोरोना वायरस हमारे प्रदेश के लिए या देश के लिए कितना गंभीर है और उसको हम लोग किस तरह लड़ें। दूसरा पक्ष ये है कि जो हम लोगों ने लॉकडाउन किया जिसके कारण हमारी इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव पड़ा, उससे हम कैसे निकले। देखिए, मैं कुछ तथ्य रखना चाहूँगा जो मैंने समाचार पत्रों से या और अध्ययन से जो मैंने निकाला है। 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि अगर आप इस जो इन्फेक्शन की जो वो संख्या देखें तो अपने देश की जो आबादी है वो 130 करोड़ है और उसमें अभी 30,000-32,000 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। और दूसरा जो जिनकी डेथ हुई दुर्भाग्यवश वो 1000 की संख्या ज़्यादा पहुंच गई है। लेकिन अगर आप इसको इस दृष्टि से देखें कि इस बीमारी का प्रकोप कितना है, तो मैंने कुछ तथ्य जानकारी करने की कोशिश की विभिन्न अस्पतालों से और जिलों से कि आखिर जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होकर अस्पतालों में जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। तो आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी, दिल्ली में जयप्रकाश नारायण अस्पताल को केंद्र बनाया गया है। पूरे दिल्ली के सारे जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको वहाँ भेजने का करीब 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। पूरा अस्पताल फिर डेडिकेटेड है। वहाँ पर करीब 800 लोग एडमिटेड थे और उनमें से सिर्फ 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। उसके अलावा मैंने जो बड़े बड़े ज़िले हैं जैसे गाज़ियाबाद है, नोएडा है, आगरा है और अन्य ज़िले, उनमें जानकारी करने की कोशिश की कि आखिर इस वायरस से कितने लोग गंभीर रूप से पीड़ित हैं। तो फिर ये नंबर तो लगभग 2-3 के आसपास है, 0 भी है कुछ ज़िलों में। इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन तो है लेकिन इन्फेक्शन की गंभीरता नहीं है। अब उसकी तुलना में आप ये देखें मिश्रा जी कि जो हमारे देश में टीबी एक बहुत बड़ा एक महामारी के रूप में हमें सालों से चली आ रही है। आज के दिन भी अगर सरकारी आंकड़ों को माना जाए तो करीब 25 से 30 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। ये बड़ी इन्फेक्शस डिजीज़ है, मतलब ये इसकी जो इन्फेक्शन है वो कोरोना वायरस से ज़्यादा है और इससे प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख लोग मरते हैं। मतलब आप एवरेज निकालिए तो 1000-1200 लोग प्रतिदिन टीबी से मरते हैं। अब आप उसकी तुलना करिए कोरोना वायरस का प्रकोप। देखिए, मैं दुनिया के किसी और देश के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। हम लोग आज आपकी चर्चा प्रदेश और देश के परिपेक्ष में हो रही है, तो हम अपने देश की बात करेंगे। सौभाग्य की बात यह है कि इस वायरस का हमारे देश पर उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तीसरा, मैं आपसे जो तथ्य रखना चाहूँगा इस चर्चा में कि विभिन्न डॉक्टरों का जो चर्चा में निकल के आया कि इसकी जो कुछ दवाएं हैं जो इस पर बहुत प्रभावी हो रही हैं। मैं उन दवाओं का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो जनरल चर्चा में बहुत आ चुके हैं। वो उन दवाओं को देने से इसका बहुत अच्छा प्रभाव, इसका मतलब है कुछ तरह की इस बीमारी को रोकने के कुछ ढंग निकल आए हैं। तीसरा, प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा, उसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है। इन सब चीज़ों को देख लीजिए तो हमारे देश को अब ये तुरंत सोचना चाहिए कि हम अब लॉकडाउन से जल्दी निकलने की तैयारी करें। मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए दिया जिससे कि समय के बारे में, जैसे आपने एक सवाल उठाया कि कब खुलना चाहिए, तो मेरे विचार से अब समय आ गया है, इस पर शनई इसको खोल देना चाहिए। अब देखिए, दूसरा पक्ष जो आपने इकोनॉमी के बारे में कहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रजेश मिश्रा जी, हमारे देश में 60-65% लोग तो कृषि पर आधारित हैं और कृषि पूरी तरह से खुल गई है।
मतलब जो 15 अप्रैल को जो आदेश जारी हुआ उसके बाद आप कह सकते हैं कि रूरल एरिया पूरा खोल दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग लोग अपने बचाव में करेंगे और सरकार का निर्देश भी है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र पूरे खुल गए हैं। अब समस्या आती है उन लोगों की जो डेली वेज अर्नर है। मिश्रा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने इतने साल पत्रकारिता की है, आपको बहुत अच्छा जानकारी है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं कोरोना वायरस वो यही लोग हैं। रिक्शा चलाने वाले, तांगे चलाने वाले, रोजी मजदूरी करके कमाने वाले, ठेले वाले, दुकानें लगाने वाले। इनके बारे में जो मेरी समझ है, लेबर क्लास, मिश्रा जी अगर इनको आप जैसे इकोनॉमी आप खोलेंगे जैसे ही, तो ये तुरंत निकल आएंगे। मतलब ये इंतजार कर रहे हैं और बहुत डेस्परेट है इस समय काम के लिए, क्योंकि इनकी रोजी सर मैं वही तो कह रहा हूं कि सरकारों ने कोई एक बेहतर कार्य योजना बनानी चाहिए। भयानकता है, दिख नहीं रही है जी। ऑलराइट सर, मैं पंकज कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, आईआईए के नेशनल प्रेसिडेंट मिश्रा जी कह रहे हैं, और इसके लिए ही मैं तथ्य रख रहा हूं। जी जी, ऑलराइट पंकज जी, बहुत स्वागत आपका, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। देखिए, जो इस वक्त इंडस्ट्रीज़ की हालात हैं, आर्थिक गतिविधियां हमारी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो या भारी उद्योगों का क्षेत्र हो। इंडस्ट्री शुरू करने के लिए हमें किस तरह की प्लानिंग की आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है कि हमें लॉकडाउन से बाहर आके कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना चाहिए? आप लोगों के पास क्या सुझाव है, और क्या सरकारों ने आपसे संपर्क किया कि आगे हमें किस तरह के प्रयास करने चाहिए? पंकज जी। पहले तो आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आईआईए हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है वो एमएसएमई की एक संस्था है, और उसके माध्यम से हम लोगों ने कुछ अपने विचार सरकार के सामने रखे हैं। और जैसा कि अभी चर्चा में आ रहा है कि ये बहुत सही समय है, अब हमें औद्योगिक गतिविधियां अपनी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आज जो परिस्थिति है उसमें हमें इस महामारी के साथ भी अपने आप को सतर्क रखना है, और हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाना है, और उसके लिए हमें उद्योगों की बहुत आवश्यकता होगी। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के परिप्रेक्ष्य में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी ये देना चाहूंगा कि यूपी के अंदर लगभग 43 लाख एमएसएमई है, और 33 लाख के करीब लेबर हम लोग उसमें एंगेज है, और लगभग एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट, ये आपको जानकर खुशी होगी, पूरे हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट में हैंडीक्राफ्ट लगभग 40% यूपी के हिस्से में आता है। तो इन परिस्थितियों में, और ये सारा जितने भी हमारे उद्यमी है, ये सब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। देखिए, ये जो छोटे और मझोले उद्योग हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं पंकज जी, अभी दोबारा इनको रिवाइवल हम कैसे करेंगे? कोई विशेष आर्थिक पैकेज आप लोगों ने सरकार से मांगा, या फिर आप लोग सेल्फ सस्टेनेबल हैं कि आपको किसी मदद की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद से हैंडल कर लेंगे? नहीं, आज की जो परिस्थिति में एमएसएमई, हम लोगों ने एक सर्वे किया था, लगभग 90% लोग ऐसी स्थिति में है कि उनको अगले महीने की तनख्वाह देने में भी परेशानी, यानी कि जो लिक्विडिटी क्रंच है वो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। और उसके साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे खर्चे हमारे बंधे हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स। अगर जो ये बंदी आगे, मैं चाहता हूं कि आईआईए इसको एक स्टडी करे, और स्टडी करके जो भी रिपोर्ट है ना वो आप पब्लिक डोमेन में लाइए, ताकि हमारे जैसे पत्रकार लोग भी इस पर चर्चा करें, सरकारों को बताएं, विशेषज्ञों की राय लें, और आप लोगों की तकलीफ को भी बताएं, क्योंकि आप ही लोग उद्योगों की रीढ़ हैं, तो आप बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। पंकज जी। निश्चित रूप से हमारी एक स्टडी ग्रुप है, ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। आज की परिस्थिति क्या है और उसके आने वाले समय में जो भी परिस्थिति पैदा होने वाली है, उसके ऊपर भी हम आकलन कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे उन परिस्थितियों जी। ऑलराइट, मैं सर किरण चोपड़ा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर चेयरमैन है CII के। बहुत शुक्रिया आपका किरण जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए, लॉकडाउन की वजह से हमारी आर्थिक गतिविधियां इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो हैं, सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। अभी जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, हमारे यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पांडे जी की बात से मैं सहमत हूँ कि उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जितना यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ और दूसरे देशों में बढ़ रहा है, लेकिन हम प्रभावित हो रहे हैं। 23 मार्च को हम 500 थे, और आज जब हम आपसे डिबेट कर रहे हैं तब उस वक्त 32,000 के आसपास के आंकड़े हैं। क्या आपने लगता है कि हमको कोई टेक्निक अपनानी पड़ेगी, कोई राय लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे फेज वाइज उठाने पड़े, कि हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को थोड़ा बहुत स्टार्ट करना ही पड़ेगा? क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को कंप्लीट शटडाउन मोड में कब तक रखेंगे? कोई इसका एक विकल्प है?
जी जी, मेरा कहना यह है कि पहली चीज़ तो जो अभी विजय शंकर जी ने भी शायद जिक्र किया था कि जो कोरोना का प्रकोप है, वो आंकड़े जो बताते हैं कि 32,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, वो शायद सही आंकड़े नहीं होंगे क्योंकि उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन जो बेंचमार्क है कोरोना के प्रकोप का, वो है नंबर ऑफ डेथ्स पर मिलियन। उसमें इंडिया का रेशियो 0.6 पर मिलियन है, जो दुनिया का सबसे कम डेथ रेशियो है पर पॉपुलेशन 1 मिलियन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे चाहे वो डीएनए हो, चाहे मौसम की वजह से हो, चाहे दवाइयों की वजह से हो, चाहे जो भी वजह है, आज की तारीख में तो सब चीज़ पे चर्चा और रिसर्च ही हो रही है, लेकिन जो कुछ भी है उसका प्रकोप हिंदुस्तान पे उतना नहीं हुआ जितना और मुल्कों में हुआ। लेकिन हमने जो लॉकडाउन किया वो दूसरे मुल्कों के तजुर्बे के बेसिस पे किया, और शायद जो जिस दौरान तक हमने ये लॉकडाउन किया उससे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज आज हमारे सामने है। अब रही बात इस इंडस्ट्री और लॉकडाउन की शुरू वजह करने से की, वित्तीय संकट तो कितना बढ़ा मैं है? समझता हूं कि जॉब अगर कट्स भी काफी पैमाने पर होंगी। आपका आकलन क्या है आर्थिक मामलों में? जी, मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कोई भी एक साधारण एमएसएमई यूनिट है, अगर वो 3 महीने नहीं काम करता जैसे कि इस दौरान होगा, उसके फिक्स्ड कॉस्ट का अगर आप देखें तो 3 महीने के फिक्स्ड कॉस्ट लगभग उसके साल भर का प्रॉफिट खा जाते हैं। तो अगर उसको वापस उठ के खड़ा होना है तो 1 साल में पहले तो उसका उतना बिजनेस वापस नहीं आने वाला जी। तो कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे अगर वो मेहनत मुशक्कत करके जिंदा रहता है। तो इसका मतलब आर्थिक जो सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो बहुत आवश्यक तो है आपका उनको सजेशन पैरों पे क्या खड़ा है करने के व्हाट लिए। शुड बी डन? क्या और किया जाना अगर चाहिए? आप जी, तो मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि फिस्कल डेफिसिट की चिंता ना करते हुए जीडीपी का 4 या 5% अगर ये आर्थिक सहायता खासकर एमएसएमई को और जितने भी उजड़े हुए सेक्टर्स हैं, चाहे वो एयरलाइन है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी है, इनको अगर रेशियो के हिसाब से जितना कंट्रीब्यूशन देते हैं जीडीपी में, उस हिसाब से अगर आप बांट देंगे तो डेफिनेटली जो आप किसी विशेष आर्थिक पैकेज की डिमांड कर रहे हैं? लोग तकलीफ में हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। जी, तो आर्थिक पैकेज के अलावा भी अब काम शुरू करने का जो मुद्दा है, हम लोग लगातार सीआईआई आप जानते हैं नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है जी। और अब तो की आप हम लोग कोई लगातार स्टडी कर रहे हैं? एमएसएमई भारत मिनिस्टर के आंकड़े क्या सिद्धार्थनाथ सिंह हैं? जी, आप लोगों के मशवरे क्या हैं? जी जी हमें इकोनॉमी बिजनेस को ईज डाउन कैसे करना है? जी जी, तो देखिए एमएसएमई का योगदान ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सपोर्ट हो, एम्प्लॉयमेंट हो या जीडीपी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो, लगभग 30-35% के करीब है और इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हमारी राय ये है, हम लोग लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, सतीश महाना जी से, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से, नवनीत सहगल जी से, और वो हमसे ज्यादा चिंतित बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हैं। और जैसे अभी पहले बताया आईआईए के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने पंकज जी ने बताया कि 80-90% एमएसएमईज बहुत तकलीफ में हैं और इसको हटाने का एक ही तरीका है कि कम से कम ग्रीन जोन में जितने एमएसएमई हैं उनको 4 तारीख से इजाजत दें, चाहे वो एसओपीज फॉलो करके, चाहे उसको स्टैगर्ड या कैलिब्रेटेड वे में, लेकिन 4 मंडे को ग्रीन जोन्स में जहां कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन जोन्स में खुले, ग्रीन जोन्स के वर्कर वहां आए, आप लोग पहले दिन स्टडी वैसे ही करें 100% और फील्ड से वास्तविक आंकड़े उठाएं। जी, हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। आप भी पब्लिक डोमेन में आए। मैं चाहता हूं कि इस पे एक ओपन फोरम पे डिस्कशन हो नेक्स्ट टाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जी ऑल राइट सर, मैं मनीष सिंधवी जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं, जाने माने सामाजिक और अर्थशास्त्री हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। ग्राउंड की रिपोर्ट क्या कहती है कि ज़मीन स्तर पर क्या चल रहा है मनीष जी? जिस तरह के हालात इस वक्त हैं, आर्थिक गतिविधियों के हालात, और क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहा है, इस पर भी हमने समझा।
तो इस वक्त के ज़मीनी हकीकत क्या चल रही है और क्या हालात हैं? क्या हम 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलने की स्थिति में हैं, या हमारी अभी लड़ाई कोरोना, भूख, रोजगार, काम धाम इनसे ज़्यादा बड़ी है? देखिए 3 मई तो मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन खुल पाएगा, क्योंकि आपकी ही एक बात को अगर रिपीट कर दें कि आपने कहा 23 मार्च को हम लोग 500 थे और अभी 32,000 हैं। इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोग 23 मार्च से लॉकडाउन में चले गए थे, यानी लॉकडाउन को जब हमने पालन किया पूरी तरीके से तब हम 500 से 32,000 हो गए, और दूसरा हमने पूरे तरीके से टेस्ट भी अभी नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लगातार कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि मुझे लगता नहीं, हो सकता अगर खुल जाए, फेज वे में सरकार खोलना चाहे या जो ग्रीन जोन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर खोलना चाहे, वो एक अलग मुद्दा है फिलहाल। दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमी की स्थिति है कि अगर मिड मई तक भी कोरोना हम लोग लॉकडाउन में रहते हैं तो जो इकोनॉमी का प्रभाव है 3.2 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा, और 10 लाख करोड़ के आसपास का जो है जो परेशानी है वो मुझे दिख रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वित्तीय संकट ज्यादा गहराएगा? जॉब्स कट होंगी? बिल्कुल, जॉब्स कट तो हो गई हैं, क्योंकि क्या है ब्रिजेश जी, हमारे क्या 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें बहुत ढेर सारा लोग आदमी पेरोल पे नहीं होता है। एक बात मतलब अभी 3 पार्टीज हो गई ना, एक तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसके नुमाइंदे हमारे क्या हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, एक हम लोग हैं जो आम लोग हैं, और तीसरी सरकार है। अभी क्या तीनों लोगों पर संकट आएगा। सरकार को उसका टैक्स कम मिलेगा, इन लोगों 70 से 80% आप लोग बता रहे हैं, एमएसएमई के लोग बता रहे हैं परेशानी में हैं, तो सबको करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो बहुत सारे लोग पेरोल पर नहीं थे वो तो अपने घरों को भेज दिए गए हैं, तो वो तो जॉब कट हो गई, लोग गए घर की तरफ। इसका कोई डेटा या कोई विश्लेषण या कोई रिपोर्ट भारत में क्यों नहीं बन रही है? मुझे हैरानी है कि दुनिया का हर मुल्क अपने स्टडी कर रहा है, डेटा रिलीज हो रहे हैं। जी बड़ा दुर्भाग्य के साथ है कि यहाँ पर हमारे क्या, अगर आप डेटा की बात करेंगे तो आपको कभी भी सही डेटा नहीं मिलेगा। कोई बहुत प्रॉपर काम डेटा एनालिसिस पर या डेटा पर हमने कभी किया ही नहीं है। भाई लॉकडाउन से बाहर आना है तो आपने एक डेटा होना चाहिए ना, कि हमने 10 किलोमीटर जाना है, पगडंडी है कि हाईवे है कि पुल पड़ेगा कि नदी पड़ेगी कि रेलवे लाइन पार करनी है, आपने पता होना चाहिए ना। कोई ब्लाइंड गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे। लखनऊ में ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन वो हैं लोग यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे एक आदमी मुझे मिला जो बड़े ठेकेदार के साथ, जो सफाई वाले लोग हैं उनके साथ सफाई कर्मी का काम करता था, पोछा ओछा लगाता था बड़े उसमें, अब वो एकदम खाली है। आप उसके ठेकेदार से कैसे कहते, उसको खुद पैसा नहीं मिल रहा तो वो उसको कैसे देगा? तो आप उस पर ये दबाव भी नहीं बना सकते कि उसको पैसा दे। अब उसके बाद भूखों मरने की नौबत है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे लाखों लोग होंगे। आज एक जगह मैं गया, वहां पर आपको बता लोअर मध्यम वर्ग के लोग थे जो शर्म और हिचक से लोगों से मदद नहीं मांग पा रहे हैं, मगर उनके यहाँ भी खाने का संकट है। तमाम ऐसी परेशानियां जिससे परेशानियां तो है, नो डाउट, बहुत जबरदस्त तरीके से हैं। तो इकोनॉमिक संकट गहरा है और अभी रहेगा। अब सरकार को उसके बीच में रास्ता, प्लानिंग दिख रही है आपकी? नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूँ कुछ डेटा लाइए, कुछ एनालिसिस लाइए, कुछ अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बाहर कैसे आया, छोटा सा एग्जांपल और दे दूं। अभी आदरणीय नवीन जी किसानों, अब जैसे भूल भुलैया में आप फंस गए तो उसका एक मैकेनिज्म है ना डॉक्टर सूर्यकांत जी निकलने का। ऐसा तो है नहीं कि आप दीवार इधर उधर कूद के भागेंगे, फिर तो उसी में घूमते रहेंगे। समाधान भी है। नहीं, तो आपने बाहर आना है, उसका एक टेक्निक होती है। जैसे छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, जैसे हमारे क्या जो ये सब्जियों और फलों के किसान हैं, ये क्या है, ये तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स हैं। मार्च के बाद से अब तक लेकर जो है अच्छा खासा नुकसान कर्नाटक से लेकर पूरे जहां जहां पर इनकी है, ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत जी को मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत, थैंक यू सो मच। जी जी धन्यवाद। अब तो देखिए आपके यहाँ रैपिड टेस्ट बंद हो गए हैं, तो अब RT-PCR टेस्ट की क्या पोजीशन है, पहले तो ये बताइए। जी जी जी। दूसरा नंबर, आप केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आज 5 मृत्यु हुई हैं जी। सीरियस केसेस भी आ रहे हैं, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के? थोड़ा सा ब्रीफ करिए, लोगों को बताइए। देखिए, पहले तो मैं ट्यूनिंग की बात कर लूं कि डॉक्टर सूर्यकांत, ब्रजेश मिश्रा जी और भारत समाचार की ट्यूनिंग कितनी अच्छी है। शुरू से हम लोग कह रहे थे टेस्ट ज़्यादा करना है, सबने मान लिया टेस्ट ज़्यादा करना है। हम लोग नहीं, तब ये लोग हम पर आप पर गुस्सा करते थे। हाँ, कर रहे थे, भी जोड़ दीजिएगा। शुरू में नाराज हो जाते थे। हाँ, और नवीन जी तो मतलब गुस्से से मतलब दौड़ते थे। ऑलराइट, डॉक्टर सूर्यकांत गो अहेड प्लीज। दूसरी बात, हम लोगों ने कहा कि जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये तो अच्छा है, भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि 73 साल की आज़ादी के बाद सिर्फ एक लेबोरेटरी थी इस देश में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, और 2.5-3 महीने के अंदर आज 220 से ज़्यादा लैब हैं। ये बहुत अच्छा कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है हेल्थ सेक्टर के मामले में। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग ट्यूनिंग की बात कर रहे थे। ट्यूनिंग हम लोगों ने कहा कि भाई टेस्टिंग ज़्यादा करिए, तो टेस्टिंग ज़्यादा होने की बात आई।
फिर हम लोग जो हैं वो रैपिड टेस्टिंग के खिलाफ ही उस दिन बोल दिए, लेकिन अब क्या करें, अब निर्णय है, आपने देख ही लिया, अखबार भी पढ़ लिया, ICMR की भी कमेंट्स आ गए, सबके आ गए। अंततः जो हम लोग कह रहे थे, जो हमारी सोच थी, जो हमारी वेवलेंथ थी, वो सही मैंने तो साबित कई हुई। बार ट्राई किया कि बलराम भार्गव जी से बात हो जाए, वो फोन नहीं ले रहे हैं, तो क्या किया जाए। चलिए, मैं भी आज मैसेज डालता हूँ कि आपका फ़ोन उठा के बात Yes, कर ले, go हालांकि ahead, फ़ोन go तो ahead. मेरा भी नहीं ले पा रहे हूँ आजकल। तो दूसरा मैं ये कह रहा था कि मैं अभी दो वक्ताओं से बहुत सहमत हूँ, एक विजय शंकर पांडे जी से और अरोड़ा जी से। देखिए, असली चीज़ ये नहीं है, दोनों ही मामले, मोर्टलिटी हो चाहे मॉर्बिडिटी हो, मृत्यु की संख्या हो या इन्फेक्टेड की संख्या हो, हमारी देश की दुनिया की जनसंख्या में जो अनुपात है वो करीब 1/5 ग्लोबल पॉपुलेशन हमारी, यानी 20% है। 20% आबादी होने के बावजूद जो हमारे संक्रमित केसेस हैं वो 1% हैं। हाँ, ये हो सकता है कि टेस्टिंग होती तो शायद थोड़े बढ़ जाते, मुझे अंदाजा है कि शायद ये 25% और बढ़ जाते, तो 25% और भी बढ़ जाते तो 1% का 1 पॉइंट कुछ परसेंट हो जाता। ट्रू। लेकिन ये हमारे लिए कोई बहुत स्वाभिमान की बात नहीं है, बहुत गौरवान्वित होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस अभिमान और स्वाभिमान के कारण हम अंधी गली में फंस जाएं, जैसे आपने कहा कि रास्ता ही ना निकले। तो हमें टेस्टिंग बढ़ानी है। आज की तारीख में जो टेस्टिंग है वो मैं आपको बता दूं कि अच्छी खासी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नॉट मोर देन 3000 4000। नहीं, आई 5,000 डाउट कि आप लोग अभी जी। रैपिड टेस्ट का शायद इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, रैपिड टेस्ट तो बंद कर दिया गया है, Complete लेकिन फिर भी RT-PCR 5,000 पे से हैं आप लोग? 5,000 पर डे से ऊपर टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में ये हो रही है। RT-PCR पे है? ये RT-PCR की है। ओके, इसमें और- पूल टेस्टिंग भी सम्मिलित है? जी, इसमें पूल टेस्टिंग भी सम्मिलित है? पूल टेस्टिंग सिर्फ हमारा KJMU कर रहा है, और वो भी ज्यादा नहीं कर रहा है। पूल टेस्टिंग की अनुमति और मतलब और ज्यादा नहीं है, सेंटर ऑथराइज्ड आपकी नहीं है। ये फुल कैपेसिटी है या अभी आप नहीं, capacity हमारी बढ़ाएं? अभी भी 400 से ऊपर कैपेसिटी है, अभी भी हम 250 से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो हमें जितना सैंपल करते हैं हम किसी को डिनाई नहीं करते हैं। तो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम 50% परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हमारा काम चल जा रहा है, और उसके बावजूद हमने दिन की टीम अलग है, रात की टीम अलग है, हमारी दिन रात दोनों टीम काम कर रही हैं। ऑलराइट सर, मैं बीरेन जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। बीरेन जी, आज उत्तर प्रदेश से क्या अपडेट है? आज मरने वालों की संख्या 5 यहाँ बढ़ गई है, नंबर ऑफ केसेस भी 80 के आसपास बढ़ चुके हैं और हम लगभग 2200 के आसपास खड़े हैं। दूसरा, मैं ये समझना चाहता हूं कि कुछ आर्थिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में शुरू हो पाई, जिस तरह की बातें कही जा रही थी। देखिए, एकदम आपका आकलन सही है कि करीब 2200 के केस उत्तर प्रदेश में लगभग है, और इसमें 510 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, यानी कि जो एक्टिव केस है वो करीब 1600 के आसपास है। इससे ज़्यादा लोग इस समय उत्तर प्रदेश में पीड़ित नहीं है कोरोना से, और मौतें 39 तक पहुंच गई हैं, ये सही है। आगरा में 430 केस हो चुके हैं, और लखनऊ उसके बाद 217 और कानपुर 207। ये 200, 300 इस तरह के केसेस हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जांच की बात अभी चल रही थी, तो यूपी में अभी तक कुल 70,307 जांचें हुई हैं अभी तक, और आबादी करीब 23 से 25 करोड़ के बीच है। तो अभी तो टाइम लगेगा, जांच की प्रक्रिया थोड़ा और तेज करनी होगी। नए जिले जो आ रहे हैं अच्छा, आज, पता है अमेरिका पर डे, डॉक्टर साहब आप तो बेहतर जानते होंगे, जी जी RT-PCR के 2 लाख टेस्ट करता है। जी। 2 लाख। नहीं, वो दुनिया के मुकाबले, अब देखिए उत्तर प्रदेश तो अपने मैं आप ये नहीं में कह रहा हूं कि आप भी उतना करिए, अभी तो भारत सरकार 2 लाख टेस्ट पर डे नहीं कर पा रही जी, है। जी, जी, जी। तो हम अरे, यूपी से क्या एक्सपेक्ट अब करेंगे? नहीं, बीरेन जी सही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश केवल एक प्रदेश नहीं है, पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। करेक्ट, यस बीरेन जी, गो अहेड। अब अमेरिका भारत से 20 साल आगे है, तो उसकी टेक्नोलॉजी तो आगे होगी। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, आज एक बड़ा निर्णय सरकार ने किया है कि जो महामारी में जो लोग थूक देते हैं, क्वारंटाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोग हमला कर रहे हैं पुलिस पर, उनके लिए महामारी अधिनियम में बदलाव किया जाएगा, और एक सख्त कानून लाया जा रहा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020, और इसमें 7 साल की सजा होगी और 5 लाख रुपया तक का जुर्माना। आज योगी सरकार ने ये निर्णय किया है, तो अच्छा है। 3 तारीख का इंतजार वो भी कर रही है। इलाहाबाद से छात्रों को भेजा, कोटा से छात्रों को लाए, मजदूरों को भी लाए, तमाम सारी चीजें मैं कह रहा हूँ, चल रही जैसे हैं। पंजाब ने एक ओपिनियन दी कि हम 17 तक लॉकडाउन है, अनाउंसमेंट हो गया। यूपी ने कोई ओपिनियन है या अभी हमको केंद्र का वेट करना है? नहीं, अभी यूपी में कोई निर्णय नहीं है, केंद्र सरकार के हिसाब से ही काम होगा। लेकिन ब्रजेश जी, 60 जिले हैं, 15 जिले में अभी कोई केस नहीं आया है कोरोना का, ओके। और वो 15 जिले में लॉकडाउन खोला जा सकता है, वहाँ गतिविधियाँ चलाई जा सकती हैं।
और 60 में भी 7 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं वापस। तो ओके। 53 जिलों में ही कोरोना पेशेंट हैं और 53 के बाद ये जितने आपके 22 जिले बचते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी सरकार शुरू कर सकती है चाहे तो। ओके। अब ये देखना होगा कि योगी सरकार कैसे नहीं, लेकिन लखनऊ और मेरठ और नोएडा और गाजियाबाद में जो उच्च वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, ये अभी इंतजार करें, इनको छूट नहीं मिलेगी। जो लोग राजधानी की मौज लेते रहे हैं, अब ये कुछ दिन अभी और अंदर रहेंगे। अच्छा, दूसरा एक और बात आई ब्रजेश जी, नवीन जी तो देखिए हमारे दोस्त भी हैं और संगठन के प्रतिनिधि हैं। हाँ। लेकिन वो बात सरकार की कर देते हैं और नहीं, सेंटरों पे गेहूं नहीं खरीद हो रही, पर वो गेहूं खरीदवा दिए आंकड़ों में। देखिए, जबकि इनके एसीएस हो या इनके डिपार्टमेंट हो, वो गेहूं खरीद का कोई आंकड़ा 4 दिन से मीडिया से शेयर नहीं कर रहा है, पर ये 35 लाख टन पता नहीं कितना खरीद दिए देखिए गेहूं खरीद के आंकड़े, आई डोंट नो ये कहाँ से पाते हैं आंकड़े। अगर टीवी पे हम लोग बोलेंगे तो जो जनता सुन रही होगी वो कहेगी ये झूठ है। हाँ। जनता जो आज हमें सुन रही है उत्तर प्रदेश की, वो जान रही कि गेहूं की खरीद ठीक से नहीं हो पा रही है। दलाल 1500 रुपए से ऊपर गेहूं के दाम नहीं जाने दे रहे हैं और मजबूरी है उनको बेचना जिनके पास पैसा नहीं है गाँव में। अच्छा, मैं 2 एजेंसी का नाम बताता हूँ, एक NCCF है और दूसरी है नैफेड। ये दोनों भारत सरकार की संस्थाएं हैं और यूपी में गेहूं खरीद की एजेंसियां भी हैं। ओके। और इनके पास 10 कर्मचारी ज्यादा नहीं है पूरे यूपी में, पूरे प्रदेश में। तो खरीद कौन करता है इनकी भी? इनकी खरीद आढ़तिया करता है, वही इनका जिला प्रबंधक हो जाता है। आढ़तिया जिला प्रबंधक? हाँ, वो DM की मीटिंग में जाता है, जिला प्रबंधक बन के बैठता है। आढ़तिया ये सरकार में सब जानते हैं जी, आढ़तिया, व्यापारी, प्राइवेट आदमी। देखो, ये होता है ग्राउंड के एक जर्नलिस्ट से बात करना, तो उससे आपको फीडबैक सही मिलता है। तो 2 कंपनियों को मैंने नाम बता दिए आपको, एजेंसियों के यूपी में जो खरीद रही हैं। आढ़तिया DM की मीटिंग में गेहूं खरीदता है? वाह। हाँ, प्राइवेट आदमी, ये जिला प्रबंधक बन के बैठता है। वाह। अब विजय शंकर जी DM रहे हैं, जानते हैं कि खाद्य आयुक्त को पूरी जानकारी होती है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि जो दलाल जब खरीदेगा तभी उसका फायदा अफसर को मिलेगा और सरकार को, नेता को, सबको मिलेगा। वाह। फायदा के नाते सबकी सेटिंग है, 2 पैसा किलो, 10 पैसा किलो, 1 रुपया किलो, सबका बंधा है और वो जाता है। तो ये 1000 लानत जो गेहूं में दलाली खाए किसानों से, 1000 लानत। अरे ब्रजेश जी, अब आज आपने किसान की बात कर दी। इस देश में 70 साल में बहुत सरकारें बदली और व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद से बदली, लेकिन व्यवस्थाएं वैसे वैसे रहती हैं। बदलाव आखिरी में आप खुद को ठगा महसूस करते हैं, बदलाव दिखता नहीं। तो आज किसानों के साथ जो लूट हुई है, हो रही है। नवीन जी तो खरीद लिया, अभी तो हमको सबको बता रहे थे पैनल में कि इतना गेहूं खरीद लिया, उतना यहाँ खरीद लिया, इतना लास्ट ईयर खरीदा था। एक सेकंड भाई, नवीन जी ऐसी क्या बेसब्री है कि आप वीरेंद्र जी के मुंह में पट्टी लगाना चाहते हैं? नवीन बोलिए वीरेंद्र जी। कि सरकार में कुछ काम अच्छे हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गेहूं के मामले में अभी सरकार के आंकड़े कमजोर हैं और सरकार किसान लूट रहे हैं, सरकार इसको देखा है। तो वीरेंद्र जी कंक्लूड करें, फिर एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि किसान की बात आपने कही, 70 साल में किसान की स्थिति नहीं बदली, सरकारें बदली, स्थितियां नहीं बदलती हैं। तो उसी पे सुनिएगा कि पंछी ये कहते हैं कि गगन बदला है और माली ये कहते हैं कि चमन बदला है, मगर कहती है शमशान की खामोशी कि लाशें तो वही हैं, सिर्फ कफन बदला है। जी वीरेंद्र जी, वाह, बहुत बढ़िया बात आपने कही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे बहनों भाइयों, तुरंत लौटते हैं। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन ओपन होगा? लॉकडाउन ओपन करने के लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे? राज्य सरकारों की क्या तैयारी है? क्या केंद्र सरकार ने कोई वृहद कार्य योजना पर काम किया है? हमारे पास क्या आंकड़े हैं? क्या विशेषज्ञों की राय है? हमारे इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? इंडस्ट्रिस्ट क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स क्या कहते हैं? किसान मजदूरों की क्या धारणा है? और भारत की आर्थिक गतिविधियों को हम कैसे शुरू करें, इन विषय पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भारत जैसे विकासशील देशों के सामने कोरोना वायरस ने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। पहला, हमको अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। दूसरा, हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां हमारे समक्ष आ गई हैं। अभी जो ताज़ा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत चिंतित करती हैं। हम हो सकता है कि ज़ीरो विकास दर पर खड़े हों या फिर निगेटिव भी हो सकती है। निगेटिव या ज़ीरो विकास दर यानी जीडीपी होने का मतलब आप समझते हैं कि 40 करोड़ जो असंगठित श्रमिक हैं और तमाम जो मध्यम वर्ग है जो कर्जों के तले दबा हुआ है, उसका क्या होगा, उसके सपनों का क्या होगा, इस देश की इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर का क्या होगा। इसके बारे में अब ये वक्त आ गया है कि हमने एक वृहद कार्य योजना इमरजेंसी में तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए सरकारों को चाहिए कि विशेषज्ञों से बात करें, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले, डेटा पता करें, हालात क्या हैं, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। क्योंकि आप कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, साथ में आपको इस आर्थिक बेहद महासंकट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज जिस तरह की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि हम ज़ीरो आर्थिक विकास दर पर खड़े हुए हैं, यानी हमारी जो नेक्स्ट क्वार्टर की जीडीपी रिपोर्ट्स आनी है वो लगभग ज़ीरो हो सकती है, या हो सकता है कि वो निगेटिव भी हो जाए। ये डेटा आने पर ही पता चलेगा। लेकिन हालात हमारे समक्ष दो प्रकार से हैं, कोरोना वायरस और हमारे आर्थिक हालात। क्या इतने बड़े वित्तीय संकट का सामना करने के लिए कोई वृहद कार्य योजना पर काम चल रहा है? नवीन श्रीवास्तव इसका संक्षेप में जवाब देंगे। नवीन जी, गो अहेड। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, अभी सभी विशेषज्ञ लोगों ने अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखे। मैं दो तीन चीजें पर कहना चाहूंगा। मैं मेडिकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा। मुख्य रूप से पोस्ट कोरोना क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति होगी उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, कृषि क्षेत्र में गेहूं की खरीद पर मैंने बताया था कि 38 लाख मीट्रिक टन पिछले साल का था, इस साल 55 लाख टन हमारा टारगेट है। दूसरा, अब आने वाली जो अगली प्रमुख फसल है वो हमारी धान की है। जून में किसान धान की खेती कर पाए, इसके लिए खाद की जरूरत थी। और जब हमने 11 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने का फैसला लिया जिसमें उर्वरक भी था, तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह किए थे। लेकिन आने वाले समय में किसान की जरूरत को देखते हुए वह भी जरूरी था। एक बड़ा सेक्टर है जिसमें श्रमिक काम करते हैं, वह सेक्टर है निर्माण से संबंधित। निर्माण सेक्टर भी एक ऐसा बड़ा सेक्टर था कि जिसमें हमको काम शुरू करना था। उसके लिए हमें सीमेंट और सरिये की जरूरत थी। उस सेक्टर को भी हमने खोलने की बात की। अभी मनीष हिंदवी जी ने एक बात की, सब्जियों की, फल और सब्जी की। एक अच्छी खबर मनीष जी को बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले बनारस और लखनऊ से 214 करोड़ की सब्जियां, जिसमें आलू से लगाए हरी सब्जियां हैं, वह लंदन भेजी गई हैं हवाई जहाज के माध्यम से। यह एक अच्छी खबर है। एमएसएमई की जहां तक हमारी बात है, मनीष जी, इस फैक्ट को मैं चाहता हूं आप चेक करिएगा। 200 करोड़ की सब्जी बनारस से भेजे हैं, इसको चेक करना आप जरा। फैक्ट नहीं, 214 करोड़ का, जी बिल्कुल आप बात है। मैं मनीष जी चेक करेंगे, मनीष जी चेक करेंगे, कोई बात नहीं। जी मैं कंफर्म हूं इसको। दूसरा मैं कहना चाहता हूं ब्रिजेश जी, अभी हमारे सारे औद्योगिक क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने एमएसएमई की बात की। निश्चित रूप से एमएसएमई का शेयर चाहे हमारी आर्थिक में चाहे जो भी हो, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ा शेयर है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शिता ने 2017 में सरकार बनने के तुरंत बाद एमएसएमई के लिए जो सबसे बड़ी योजना थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके तहत जो हमने अपनी योजनाएं शुरू की, आज हम उसमें ही। पंकज जी की आपने बात सुनी, 90% एमएसएमई तबाही के कगार पे, तनख्वाह नहीं दे जी हाँ। लेट्स थोड़ा सा हकीकत का सामना करिए। कोई आप पे ब्लेम नहीं कर रहा है, इट्स मतलब ये पैंडेमिक है, दुनिया भर में आया है। आपने ये कट के मत निकलो कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेट्स फेस इट। नहीं, मैं कहीं निकल रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं। ब्रजेश जी, आप जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, मैं वो बता रहा हूं जी कि हमारा फोकस ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई को जो भी आवश्यक जरूरतें हैं, सरकार से जो कोई विशेष आर्थिक पैकेज देंगे आप इन लोगों को? निश्चित रूप से हम उन सारे विषयों पर विचार कर रहे हैं। और चोपड़ा जी और पंकज जी, नवीन जी की बात नोट किया जाए, ये आपसे कमिट कर रहे हैं कि ये विशेष आर्थिक पैकेज दिलाएंगे। ओके, इट्स ऑफिशियल स्टैंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, इसको नोट किया जाए। ऑलराइट, मैं विजय शंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। सर, ये शून्य जीडीपी जब अगर हो जाती है तो इसका इंपैक्ट अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से पड़ता है? क्या हम किसी बड़े वित्तीय संकट में फंसने वाले हैं या बहुत ढेर सारी जॉब्स जाने वाली हैं? ये शून्य जीडीपी का मतलब क्या होता है?
देखिए ब्रजेश जी, पिछले लगभग सवा महीने से देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो जीडीपी है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड उसका ये जोड़ है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है तो जीडीपी का नीचे गिरना तो तय है। लेकिन जो आवश्यक है, देखिए जो हुआ सो हुआ, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। करना जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ब्रजेश जी, प्रदेश सरकारों के पास कोई वित्तीय संसाधन नहीं है कि वो एमएसएमईज या और इंडस्ट्रीज की कोई मदद कर सके, इसलिए प्रदेश सरकारों से अपेक्षा करने का कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। केंद्र सरकार को इसमें पैकेज लाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये स्थितियां पैदा हुई हैं वो लॉकडाउन के कारण पैदा हुई। उसमें उद्योगों का कोई दोष नहीं था, वो तो अपना प्रोडक्टिविटी और एक्शन ले ही रहे थे। इसमें दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहले जो पूंजी की बात की है उन्होंने, कार्यशील पूंजी खत्म हो गई है और लोगों के पास पैसा सैलरी देने का नहीं है, बिल्कुल सही है, तथ्य है। इसके लिए दो बिंदु हैं। एक तो बैंकों को तुरंत सरकार को निर्देश देना होगा कि सारी एमएसएमईज या और भी उद्योग हैं उनको वर्किंग कैपिटल में तुरंत लोन दें, इंटरेस्ट जितना कम से कम कर रखे। मैं तो कहूंगा कि इसको इंटरेस्ट फ्री कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, जिससे इस कमी से वो लोग उभर जाएंगे। दूसरा, देखिए उद्योग में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन ये जो स्थिति पैदा हुई है, एबनॉर्मल स्थिति पैदा हुई है, उसने हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए कुछ आर्थिक पैकेज लाना केंद्र सरकार की मजबूरी है, क्योंकि देश लौट के खड़ा नहीं हो पाएगा अगर ये आर्थिक पैकेज नहीं आता। देखिए दुनिया के सारे देशों ने अपने अपने आर्थिक पैकेज डिक्लेयर कर दिए और उन्होंने उद्योगों को पूरी मदद की है, इसलिए लाना मजबूरी है। उसके लाए बिना अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने में बहुत दिक्कत होगी। और ब्रजेश जी, एक बात और कह दूं, देखिए सरकारों के पास, केंद्र सरकार पर पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास जो मार्केट से बारोइंग या प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, उसके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि एक आपके पैनलिस्ट ने कहा कि एफआरबीएम एक्ट को इसको भूलते हुए इन्हें अपनी जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2% बढ़ानी होगी, इससे सारा काम हो जाएगा। और ये फिस्कल डेफिसिट ये हम ही लोगों का बनाया हुआ कानून है, इसमें कानून की कोई ऐसी बात नहीं है। संकट काल है, इसमें कानून बदले भी जा सकते हैं। तुरंत जो है फिस्कल वो पंकज जी, मैं विजय शंकर पांडे जी की जो सलाह है मिश्रा जी, आपकी ओपिनियन क्या है? तुरंत वापस आ जाएगी, देश को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आईआईए के नेशनल प्रेसिडेंट है पंकज जी, गो अहेड। जैसा कि अभी आपने बताया, हमारे सरकार के प्रतिनिधि ने भी बताया कि वो एक आर्थिक पैकेज देने जा रहा है। मेरा सिर्फ ये देने नहीं जा रहे हैं अभी, वे कह रहे हैं कि ये बात करेंगे, पहुंचाएंगे। भी बहुत कुछ है। हाँ, ये कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं अभी। हाँ, नहीं कमिटमेंट नहीं, लेकिन ये इसके बारे में प्लानिंग चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती एमएसएमई के लिए, ये भी गलत है। मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आदेश निकल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश निकलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास आते हैं, हम इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि वो किस आदेश का पालन करें। पहली तो जी, अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि वेजेस को लेके, सैलरी को लेके हर तरह के वाद विवाद चल रहे हैं। इसमें राज्य सरकार इतना कर सकती है कि इस ड्यूरेशन में कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए किसी भी उद्यमियों को पूरी तनख्वाह देने का। लेकिन उसके साथ साथ हम खुद ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, एमएसएमई की है कि वो अपने वर्कर्स का पूरा ध्यान रखे, उसके भरण पोषण का पूरा ध्यान रखे। जी। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि भरण पोषण का भी ध्यान रखे, आप ये कह रहे हो सैलरी देने के लिए कोई कंपल्सन भी ना हो, तो ये दो कंट्राडिक्टरी बातें हैं। जी, क्योंकि जो नहीं, कंट्राडिक्टरी नहीं साहब, भरण पोषण उतना पैसा होना चाहिए जितना कि वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए कर दे। लेकिन जो पूरी सैलरी है वो उससे कहीं ज्यादा होती है। मेरा सिर्फ ये कहना है, ये इस कंपल्शन के दबाव में आके उद्यमी आज के डेट में उसमें पैसा तो है नहीं, तो क्या करेगा वो? नेचुरली वो लॉ को तोड़ेगा, तो उस स्थिति में हम नहीं ऑलराइट। किरण चोपड़ा जी, हमारे पेमेंट्स है गवर्नमेंट, क्या इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज सेक्टर में आने वाला है, और ये जीरो जीडीपी का मतलब क्या होता है? ये जो 40 करोड़ संगठित और मध्यम वर्ग हैं, अब इनका क्या होगा, इंडस्ट्रीज का क्या होगा अगर हमारी जीडीपी यहाँ पे खड़ी है तो? किरण जी। जी देखिए, ऐसा है, हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। पहली चीज़ तो जो, अगर आप आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था को देखें या हमारे मुल्क को देखें, तो देखिए 50% तो किसान काम कर ही रहा है, बाकी यूटिलिटीज़ हैं
चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे टेलीफोन है, ये सब काम कर रही हैं। 11-12 आवश्यक जो एसेंशियल सप्लाई गुड्स वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों या सर्विसेज हों, वो भी काम कर रहे हैं। एमएसएमई एक छोटा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी उसके पास जीने की क्षमता कम समय के लिए होती है, इसलिए उसको एक बैसाखी की ज़रूरत है ताकि वो पैर पे खड़ा हो जाए। जैसे ही पैर पे खड़ा होगा, आज अगर आप कहें कि सरकार के पास पैसा, हाँ पैसा डेफिनेटली, पहले हेल्थ कंसर्न्स हैं, फिर दूसरी मेजर कंसर्न्स हैं, बट लेकिन आज की तारीख में देखिए तेल के भाव गिर गए हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 450 बिलियन के ऊपर है, तो स्पेस, फिस्कल स्पेस काम करने के लिए सरकार के पास डेफिनेटली सोच समझ के उनको इन चीजों को देखना पड़ेगा और प्रायोरिटाइज आप ये चाहते हैं कि कोई विशेष आर्थिक पैकेज इस मामले इंडस्ट्री सेक्टर को दिया जाए? जी बिल्कुल, एक बैसाखी का काम करना है, कोई उसको गिफ्ट नहीं देना है, खाली अपने पैर पे खड़ा हो जाए यहां तक देना है। ऑलराइट सर, मैं मनीष हिंदवी जी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, जो जीरो जीडीपी की बात कही जा रही है, ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने जा रही है हमारी अर्थव्यवस्था को। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इम्पैक्ट लेवल क्या होगा। देखिए, इम्पैक्ट लेवल की बात मैंने पहले वाली भी बात में करी कि इम्पैक्ट तो है। इम्पैक्ट मैंने कहा कि अगर 15 मई तक लॉकडाउन रहता है, तो अभी मैं 15 मई तक बात कर रहा हूं, तो लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का डेफिसिट दिखाई पड़ेगा और 3.2 करोड़ लोगों तक ये इफेक्ट करेगा। तो एक बड़ा इम्पैक्ट है ये। और मैंने कहा नहीं, जो एमएसएमईज में भी 2/3 एमएसएमईज मान लीजिए, जो रोटेशन में जिनका पैसा रहता है, जो उनके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं है, वो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रिंक ऑफ कोलैप्स खड़ी रहेंगी। वही आप जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय को याद करिए कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी कैश ना होने के कारण। मैंने कहा 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे के यहाँ है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बड़ा है। लेकिन आदरणीय विजय शंकर पांडे जी की बात से भी मैं सहमत हूं कि भाई देखिए, अभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट से ज्यादा ये लॉकडाउन जरूरी था, ये तो मजबूरी थी हमारी। अब इससे जब निकलेंगे तब इसके, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, चॉइस नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन युक्त देश हैं, जब वो घुटनों पर आ गए तो आप हमारी क्या हालत होती अगर फ्री। पर मैं क्या तो कह रहा हूं आपसे मनीष जी कि कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ सेक्टर ऐसे हैं विजय शंकर जी, जो पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल, बॉलीवुड, इंटरटेनमेंट, ये सब इंडस्ट्रीज़ की जो कोरोना के बाद की दुनिया है, जिसका जिक्र अभी किरण जी कर रहे थे ना, उसमें इसके लिए बहुत तबाही है। हमें इन पे ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रही हैं पोस्ट कोरोना। सरकार को बीच में स्टेप डाउन करना पड़ेगा इनको बचाने के लिए, वरना और कोई विकल्प इनके पास नहीं है। टूरिज्म, एविएशन, इस तरह की इंडस्ट्रीज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स खड़ी है ना, तो अगर इनको बचाने के लिए सरकार को उतरना पड़ेगा। और अभी आप एक बड़ी बेहतर बात, अमेरिका के जिन 4 स्टेट्स का एग्जांपल आपने दिया था कि कैसे फेज्ड वे में वो खोलने जा रहे हैं, कि 25% पर रेस्टोरेंट में लोग रहेंगे, होटल पे 30% रहेंगे। जो आप ये बात उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी निकाली, फेज्ड इन अप्रोच। नहीं, तो हम लोगों को भी फेज्ड इन अप्रोच है, इसी तरह की प्लानिंग हम लोग को भी चाहिए। इसी तरीके पांडे जी, किया क्या अमेरिका ने कि अपने 4 राज्यों में ईज ऑफ बिजनेस शुरू किया कि साहब हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाकर खोलेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट 25% कैपेसिटी, होटल 30% कैपेसिटी, मॉल्स 20% कैपेसिटी, इंडस्ट्रीज 80% कैपेसिटी। उन्होंने एक सिस्टम इजाद किया और उस सिस्टम के तहत उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हम साहब स्मार्ट लॉकडाउन में रहेंगे, लेकिन हम आर्थिक गतिविधियों को शुरू करेंगे। क्योंकि ये जो हमने भी ऐसे कुछ सोचना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज, इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ये नहीं, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करिए, अभी ये लॉकडाउन बिल्कुल यही रास्ता है और इसी से हम लोग को निकलना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, अभी जब ये खत्म होगा, जैसे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करिए, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, गाड़ियां हैं, क्या आपको लगता है कि तुरंत इनकी डिमांड बढ़ जाएगी? अभी नहीं बढ़ने वाली डिमांड, मुश्किलें तो आएंगी भाई। जैसे अगर मैं तुरंत कहाँ एसी खरीदने जा रहा हूँ, अगर रिप्लेस करना है मुझे, क्योंकि मैं अपने पैसे को बचा के रखूंगा और अभी तुरंत होने। अच्छा, एक बात और विजय जी, आपने एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी कि मैं नवीन जी के फैक्ट्स को चेक कर लूं। 6 दिन पहले बनारस से एक प्रोग्रेसिव फार्मर है अनिल कुमार राय, उनका गाजीपुर। अच्छा, आपने फैक्ट चेक कर लिया? जी, उनके यहाँ से 4 टन हरी सब्जियां जो है लंदन के लिए गई हैं। 4 टन मतलब 4000 किलो केवल।
तो ये 200 करोड़ की थी? नहीं भाई साहब, अब किसी भी हालत में नहीं हो पाएंगी। और वो भी एक स्कीम शुरू हुई थी पहले APEDA के तहत, जिसमें सब्जियां गल्फ कंट्रीज में जा रही थी। ये पहली बार लंदन भेजी गई है, 6 दिन पहले की बात है। 4000 किलो सब्जी भेजी जी जी 4000 किलो। और डॉक्टर सूर्यकांत जी, आज मैं जो इंटरनेशनल डेटा देख रहा हूँ उसमें एक चीज मुझे बहुत चौंकाती है। अचानक ऐसे रसिया ने क्या कर लिया, रूस ने, कि उनके 33 लाख टेस्ट कर डाले 3 हफ्ते के भीतर। ये अचानक से इतनी कैपेसिटी रसिया ने कैसे बिल्टअप कर ली टेस्ट की? देखिए रशिया है, बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है उनका, डेवलप्ड कंट्री आपने भी देखा होगा, चौंके होंगे आप भी। नहीं, हाँ बिल्कुल चौंके हम। नहीं, हमें तो कई देशों ने चौंकाया है। पहले साउथ कोरिया ने चौंकाया था कि बहुत अच्छी तरह उन्होंने कंट्रोल कर लिया बिना लॉकडाउन के। मैं आपको बताऊं, साउथ कोरिया एक ऐसा अकेला मॉडल है जिसने कोई लॉकडाउन नहीं लगाया और फिर भी कोरोना को कंट्रोल कर लिया। तो रशिया की न्यूज़ से हम तो साउथ कोरिया से ज़्यादा अभी तक सदमे में है, निकल नहीं पाए। मैं आपको ये बता दूं कि टेस्टिंग कैपेसिटी को तो बढ़ाना ही बढ़ाना। एक और चीज़ है जो इसका ख्याल किसी को नहीं जा रहा है। हमने जितनी गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर की मशीनरी है, दिन रात कोरोना के ऊपर फोकस कर रखी है। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो हमारे टीबी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं टीबी कंट्रोल को भी टास्क फोर्स का चेयरमैन के नाते देखता हूं, और अभी पांडे जी बता ही रहे थे कि 1000-1200 रोज लोग टीबी से मरते हैं। उसको आप कम मत आकिए। ये अलग बात है कि ये चूंकि नया है, प्रोग्रेसिव है, इसको हम बचा सकते हैं, उसके लिए भी काम चल रहा है। तो अभी मैं ये देख रहा था कि गवर्नमेंट सेक्टर इतना ओवरबर्डन हो रहा है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सेक्टर अपने आप ही, मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि वेंटिलेटर मांगने लगे। मैं वो छोटा उदाहरण दूं कि रात के 4:30 बजे एक दिन फ़ोन कॉल आती है, श्रीमती जी हमें उठाती हैं, कहना भाई नहीं इसकी जेन्युइन इमरजेंसी है, आप बात कर लो। और कोई दिन होता तो शायद श्रीमती जी इतना उसको हड़काती कि तुम्हें वो नहीं आती है, रात को 4:30 बजे एक डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहे हो। खैर मैंने बात कर ली, उसका एडमिशन भी करा दिया। अब दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, अब गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना होगा कि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा एक्टिवेट करना होगा। हमारा पेशेंट हम ट्राइएज एरिया डेवलप करें, उसको हम कोरोना नेगेटिव डिक्लेयर कर दें, फिर उसकी सर्जरी भी हो जाए, कहीं ऑपरेशन भी हो जाए, इलाज भी हो जाए। ऐसे हमें कुछ प्राइवेट सेक्टर, मैं क्या तो सजेस्ट कर रहा हूँ, आप मरीज एंट्री करिए, एक प्रोटोकॉल बना दीजिए कि हम सब कोविड टेस्ट करेंगे, उसके बाद पेशेंट का इलाज हमारे केजीएमयू में बना हुआ है। एक आइसोलेशन वार्ड बना दीजिए, हमारे केजीएमयू में होगी, आइसोलेशन डालेंगे, कोविड करेंगे, देन ट्रीटमेंट। नहीं, केजीएमयू में बना, सुनिए तो केजीएमयू में बना हुआ है, लेकिन केजीएमयू में छोटी सी घटना हो जाती है, 80-80 लोग क्वारंटीन में चले जाते हैं। अब केजीएमयू भी तो कोलैप्स कर रहा है धीरे धीरे। हमारे खुद 4 रेजिडेंट क्वारंटीन में है, 2 फैकल्टी क्वारंटीन में। तो मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे ये व्यवस्था करनी होगी कि केजीएमयू ने स्क्रीन कर लिया और कहा ये कोविड नेगेटिव है, तो किसी प्राइवेट सेक्टर में उनको, प्राइवेट सेक्टर को कहिए कि भैया थोड़ा अपना मार्जिन कम रखें, थोड़ा ईज करना चाहिए, थोड़ा ईज करना चाहिए। एक चीज और मैं कहूंगा ब्रजेश जी आखिरी, सर प्लीज 10 सेकंड। एक होता है स्पोक एंड हब मॉडल। सरकार चाहेगी तो हमें समझा देंगे, विनय श्रीवास्तव जी, नवीन श्रीवास्तव जी मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर हाजिर हूंगा सरकार को समझाने के लिए कि एक होता है स्पोक एंड हब मॉडल, बहुत दुनिया में सक्सेसफुल मॉडल है। एक्सपर्ट से तो बात ही नहीं हो रही साहब, सब काम तो आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। अब इनकी यहाँ जो स्वास्थ्य की कमेटी बनी 12 लोगों की, उसमें 11 आईएएस हैं। अब मैं क्या तो बोलूँ अब भैया। यस गो अहेड। अब हम पांडे जी डोंट माइंड। यस हाँ डॉक्टर सूर्यकांत। तो मैं एक बात कर रहा था स्पोक एंड हब मॉडल की। तो जो हमारे 3 टियर सिस्टम है, प्राइमरी पीएससी का, सीएससी का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स का, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क बनाया जाए, टू एंड फ्रो सिस्टम रखा जाए। पूरा मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार है इस स्पोक एंड हब मॉडल को। मैं आपको किसी दिन सेपरेटली बुलाऊंगा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के आप सब बहुत ही मानिंद हस्ती हैं जिन्होंने अपने अपने राय सुझाव सरकारों के समक्ष रखें। सरकारों का भी कर्तव्य है कि इनकी बात सुने, समझें और उस पर अमल पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि लॉकडाउन में जाने के बाद निकलना उससे ज़्यादा कठिन काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।